बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मॉडल पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो 2024 में आया। मॉडल पेपर का भी लेकिन अभी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अब तमाम सवाल डिस्कस अगले पोर्शन में करेंगे। पहले पार्ट में सिर्फ मेरा एमसीक्यू है। मकसद ये है कि एमसीक्यू डिस्कस हो जाए जो आए है ना। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए वीडियो के मुतालिक। हमारा जो पेपर आएगा एमसीक्यूज का वो 20 मिनट का होगा और उसके 17 मार्क्स होंगे, यानी 20 मिनट में आपने 17 एमसीक्यूज करने होंगे। देखिए, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 17 पार्ट क्वेश्चन, ऑल आर टू बी आंसर्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सिर्फ 1 मार्क का एक एमसीक्यूज होगा। आपको करेक्ट करना क्या है, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। आपको किसी एक को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से करना है। इंक पेन या पेंसिल यूज नहीं करनी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो हम सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 पे आते हैं। इसमें कह रहा है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। पहला एमसीक्यू हमारा क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज सेकंड। सेकंड टाइम का होता है, किलोग्राम मास का होता है। अब यहाँ देखते हैं कैंडेला। तो कैंडेला भी हमारे पास किसका ऑप्शन होता है, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, तो ये भी नहीं हुआ। किलोग्राम भी नहीं होता हमारे पास, सेकंड भी नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है स्टेरेडियन। सही है जी, स्टेरेडियन राइट ऑप्शन है और ये हमारी बुक का ही एमसीक्यू है। एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 का तीसरा एमसीक्यू है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू जो आता है वो हमारी बुक का है, दूसरे चैप्टर से ही है और वो दूसरा ही एमसीक्यू है इत्तेफाक से चैप्टर नंबर 2 का। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको करना पड़ेगा कैलकुलेटर से या पेंसिल से फार्मूला लगा। ये कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल क्या किसी भी लम्हे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है और 5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी कर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। इस फार्मूले से आपने निकाला एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी से। ठीक है जी। तो आपके पास एक्सेलरेशन जो निकल के आता है v कितना है आपके पास 20, और 10 20 माइनस 10 कितना हुआ 10। 10 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी और हर सेकंड में ही इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कम होगी। सही है। अब ये कह रहा था वेलोसिटी 3 सेकंड बिफोर द इनिशियल इंस्टेंट। इनिशियल इंस्टेंट था 10 मीटर पर सेकंड। इससे 1 सेकंड पीछे जाए तो इसकी वेलोसिटी में 2 की कमी कर दें 8 हो जाएगी, और 1 सेकंड पीछे जाए यानी कि 2 सेकंड तो हो जाएगी 6, और 1 सेकंड पीछे यानी कि 3 सेकंड पीछे चले गए तो आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। ये हमारा सवाल हो गया आंसर इसका। ये चैप्टर 2 का। चैप्टर नंबर 3 का ही तीसरा एमसीक्यू दिया जा रहा है और ये चैप्टर नंबर 3 का अगर आप बुक में देखेंगे तो 7वां एमसीक्यू ये कहते हैं कि आपके पास अगर मोमेंटम 20% बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। हमें एक फार्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमारे पास फार्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। तो अब हमें पता है कि पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो मास भी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी स्क्वायर के। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर के। अगर ये आपके पास 20% मोमेंटम बढ़ गया, 20% मोमेंटम बढ़ने का मतलब है कि मोमेंटम आपका फर्ज करें 1 था और अब बढ़ के हो गया 1.2। तो 1.2 का स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ तो 1.2 का जो स्क्वायर होता है वो आ जाता है 1.44। 1.2 का जो स्क्वायर है वो 1.44 हो गया। तो 1.44 का मतलब हमारे पास कितना होता है 1.44 का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में 0.44 यानी कि 44% का इंक्रीज आ गया। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी में 44% का इंक्रीज आ गया। ठीक। अच्छा, जब हम आते हैं 44% पे लगा देते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक बंदा है, इंसान है जो अपने आर्म्स एट हिज साइड्स स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनलेस टर्नटेबल। ये चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज है और ये चैप्टर नंबर 4 का 8वां एमसीक्यूज है। ये कह रहा है कि टर्न टेबल पे वो स्पिन कर रहा था। ठीक है। जब वो अपने हाथ फैलाता है तो इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया उसका बढ़ गया। ठीक है। अब हमें एक बात ये पता है कि एल बराबर होता है आई ओमेगा के, यानी कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। इसका मल्टीपल होता है। जब आपके पास, अब सवाल में ऑप्शन देखते हैं, हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, अगर आई बढ़ेगा तो डिक्रीज होगी। ठीक है। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, रोटेशनल इनर्शिया बढ़ रहा है। तो
ओमेगा डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट भी नहीं रह सकती, हमें पता है कि डिक्रीज होगी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। हम ये कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज है, हमारा तो सवाल में यही कहा जा रहा है कि हाथ फैलाता है तो इसका मतलब है उसका रोटेशनल इनर्शिया बढ़ेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। हाँ, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि आई बढ़ने से ओमेगा कम हो जाता है और ओमेगा बढ़ने से आई कम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो गया डी, ठीक है जी, ये डी राइट ऑप्शन है। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यू का फार्मूला आपके पास किसके बराबर होता है, यू बराबर होता है माइनस जी एम, एम होता है ऑब्जेक्ट का मास, एम होता है आपके पास कैपिटल एम अर्थ का मास, और नीचे हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर सरफेस के ऊपर है, और अगर सरफेस से काफी ऊपर है तो आर प्लस एच हो जाता है, ठीक है जी। तो आपसे कह रहे हैं इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है भाई, ये तो कर नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, कलर पे भी डिपेंड नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का कहीं तस्करा ही नहीं आता। तो हमारे पास हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जमीन से क्या हाइट है और उसका क्या मास है, उस पर डिपेंड करता है। ये भी चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यूज है, जो कि बुक का नवा एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, ये हमारा पास्कल लॉ पे डिपेंड कर रहा है। ये कह रहा है अगर एक पिस्टन हाइड्रोलिक, उसका एरिया उसका ट्वाइस है दूसरे से, when the pressure at smaller piston is increased by delta p, the pressure at the larger piston पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, कितना बढ़ेगा। देखें, पास्कल लॉ ये कहता है कि आपके पास किसी भी सिस्टम पे अगर एक पॉइंट पे प्रेशर जितना बढ़ाएंगे पूरे सिस्टम पे प्रेशर उतना ही बढ़ता है। तो अगर आपने डेल्टा पी प्रेशर बढ़ाया तो हमारे पास डेल्टा पी ही प्रेशर बढ़ेगा, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये चैप्टर नंबर 6 का चौथा एमसीक्यू। तो चैप्टर नंबर 7 के आ जाते हैं। एक स्काई डाइवर है, फॉल्स थ्रू द एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी, जब एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरता है तो टर्मिनल नीचे इस पे लगने वाली फोर्स इसका वेट होता है, और ऊपर इसके ऊपर लग रहा होता है हमारे पास फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है, यानी इसको बैलेंस क्या करेगा, इसका वेट। तो हमारे पास हाफ ऑफ इट्स वेट तो नहीं हो सकता, ट्वाइस, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब बाकी दो रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, नहीं ऐसा नहीं है, गिवन है, इसके वेट के इक्वल होगा, ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 7 का कौन सा एमसीक्यूज है, छठा एमसीक्यू। अब हम आते हैं 8 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 से है। चैप्टर नंबर 8 का 8 एमसीक्यूज है। ये कह रहे हैं इस एमसीक्यूज के अंदर कि अगर आपके पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्स एफ है, अगर एयर इज रिप्लेस बाय अ मीडियम, अगर मैं एक मीडियम इसके अंदर ऐड कर दूं एयर की जगह, तो इसकी फोर्स कम हो जाती है, किसके साथ कितनी कम होती है, एफ को मैं डिवाइड कर दूं अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। चैप्टर नंबर 8 का ये एमसीक्यूज था। चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज पे आते हैं। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलो, ये आपने चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ा है, इसमें ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल लॉ के तहत, तो इसका हो गया एक्सपोनेंशियल लॉ। ये कहते हैं चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर नंबर ये हमारा जो था ये नवा एमसीक्यूज, ये नवा एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 का 7वां था, ठीक है जी। अब 10वां एमसीक्यूज हमारे पास जो आ रहा है वो इत्तेफाक से चैप्टर नंबर 10 का 10th ही एमसीक्यूज है। और ये कहते हैं कि एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसकी लेंथ एल है, उसकी रेजिस्टेंस आर है, उसको हम दो हिस्सों में काट देते हैं। तो हमें पता है रेजिस्टिविटी एक ऐसा कांस्टेंट होती है जो डिपेंड ही नहीं करती साइज के ऊपर, ठीक है। चाहे छोटे से टुकड़े की लेने या बड़े की तो सेम रहती है, तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, ठीक है जी। अब हमें एक और बात पता लगती है कि ये चैप्टर 10 तक सबके एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। जब एमसीक्यूज नंबर 11 पे आते हैं, तो एमसीक्यूज नंबर 11 भी इत्तेफाक से बात देखें चैप्टर नंबर 10 से ही आ रहा है, और ये चैप्टर 10 का नवा एमसीक्यू है। A heat sensitive device whose resistivity changes with time is in temperature is called, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। कंडक्टर नहीं, कंडक्टर डिवाइस नहीं है, ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। रेजिस्टर आपके पास एक डिवाइस नहीं है, ठीक है जी। आपके पास थर्मोमीटर और थर्मिस्टर डिवाइस है। थर्मोमीटर आपके पास हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी थर्मोमीटर की चेंज नहीं होती, ठीक है। थर्मिस्टर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी चैप्टर नंबर 10 का एमसीक्यू था। अच्छा जी, अब 12वां एमसीक्यू हमारे पास जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 11 से है।
वो ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है, वो झूला झूल रहा है और वो बैठा हुआ है उसके ऊपर, वो ऊपर चला जाता है, मतलब स्टैंड अप हो जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो ऊपर जाता है। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है उसका, तो आपके पास सेंटर ऑफ मास जाने की वजह से क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर जाने की वजह से उस बच्चे का, हमारे पास सेंटर ऑफ मास जब बढ़ जाता है बच्चे का, तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि आपके पास पेंडुलम की लेंथ चेंज हो जाती है। पेंडुलम की लेंथ चेंज होने का मकसद क्या हुआ? पेंडुलम की लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है जी। पेंडुलम की लेंथ चेंज हो रही है, सही, यानी कि लेंथ शॉर्ट हो गई, और पेंडुलम का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर। अगर वो ऊपर गया तो उसकी लेंथ तो गई छोटी, और लेंथ छोटी होने की वजह से उसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर, कौन सा एमसीक्यू है ये, 12वां एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 11 का छठा एमसीक्यू, ठीक है जी। हैवीली डैम्प्ड, ये चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यूज है। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक हैवीली डैम्प्ड और सिस्टम हैज अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, और ये 13वां एमसीक्यूज है हमारा, और ये चैप्टर नंबर 11 का 10वां एमसीक्यूज है, ठीक है जी। अब हम चौथे एमसीक्यूज के 14th एमसीक्यूज पे जा रहे हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास तीन वेलोसिटीज दी जा रही हैं। एक आपके पास दे रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, पहला दे रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दूसरी दे रहे हैं स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, वीएच दे रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, और एक दे रहे हैं स्पीड ऑफ मेटल। देन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस मटेरियल में होती है? हाइड्रोजन में होती है, ठीक है, नहीं, सबसे ज्यादा हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो मेटल में होती है। तो हमारे पास जो मेटल वाला ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है, यानी बी राइट ऑप्शन है। मेटल हो गया, उसके बाद हमारे पास मेटल के बाद हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद हमारे पास ए फॉर एयर का हो गया, ठीक है ना। मेटल में सबसे ज्यादा होती है, देन हाइड्रोजन में होती है, देन हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड किस में होती है? एयर में होती है। चैप्टर नंबर 15 हमारा चैप्टर नंबर 13 का एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 13 का एमसीक्यू, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स डबल कर दिया जाए और विड्थ के सेपरेशन को हाफ कर दिया जाए, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ हमारे पास डेल्टा वाई कहते हैं। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी हो जाती है, लेमडा एल अपॉन डी, ठीक है जी, लेमडा एल अपॉन डी। तो अब आपको ये पता है कि लेमडा एल अपॉन डी। अब ये कह रहे हैं कि अगर, क्या चीज बताई इन्होंने? इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, एल टू हो जाता है, डबल हो गया, ठीक है, और डी हाफ हो गया। तो ये हमारे पास हो गया लेमडा 2l, यानी मल्टीप्लाई बाय 2l डिवाइडेड बाय डी के साथ क्या आ गया? हाफ आ गया। ये हो गया हाफ ऑफ डी, ठीक है जी, ये लग गया हाफ ऑफ डी। तो अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ और इसने इसको कर दिया 4, तो ये 4 लेमडा एल अपॉन डी बन जाता है, 4 लेमडा एल अपॉन डी। तो इसका मतलब है 4 टाइम्स ये बढ़ जाएगी, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 4 टाइम्स। ये हमारे पास 15वां एमसीक्यू जो है चैप्टर 13 से है, और ये चैप्टर नंबर 13 का 5वां एमसीक्यू है। अच्छा जी, अब ये कहते हैं एक हिल है सेपरेट करती है टीवी ट्रांसमीटर फ्रॉम अ हाउस, ठीक है, एक हिल सेपरेट है टीवी ट्रांसमीटर फ्रॉम अ हाउस, मतलब दूर दूर रखे हैं, बहुत दूर है। द ट्रांसमिशन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हाउस एंड स्टिल द टीवी इन द हाउस हैज, जबकि ये दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, लेकिन वहां तक हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन हो जाती है, सिग्नल पहुंच जाते हैं। कौन सा फिनोमिना करता है? ठीक है, आपके पास एक सिग्नल पे देखो कोहेरेंस ऑफ वेव दो वेव्स पे होती है, सी देखते हैं इंटरफेरेंस भी दो वेव्स पे होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, आपके पास वेव, आपका वेव हिल में से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। डिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि लाइट टकरा के बैंड करके आप तक पहुंचती है, ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 13 का ही थे, दो एमसीक्यूज नजर आए हमें 13 से, ठीक है, 13 से हमारे दो एमसीक्यूज मिल गए हमें, और 11 से भी दो एमसीक्यूज मिल गए। हमने ये देखा कि हमें 11 से दो एमसीक्यूज मिले, 13 से दो एमसीक्यूज मिले, और 10 से दो एमसीक्यूज मिले। अब लास्ट हमारे पास जो है वो है सी, चैप्टर 14 का, द प्रोसेस ऑफ अंडर सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन अ कैरियर वेव। कैरियर वेव पे अगर हम एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इम्पोज करके भेजते हैं तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कहलाता है।
ये चैप्टर नंबर 14 का 5वां एमसीक्यू। तो देखिए तमाम चैप्टर से याद रखें, यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर होती है, तमाम चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 13 से 2 हैं और चैप्टर नंबर 11 से 2 नजर आते हैं हमें, और चैप्टर नंबर 10 से हमें 2 एमसीक्यूज नजर आते हैं, और इसी तरह आएंगे। और इस दफा तमाम एमसीक्यूज मेरे ख्याल से बुक से ही देंगे, तो बुक के एमसीक्यूज की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और इन एमसीक्यूज को देखें आप लोग, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये एमसीक्यूज क्या है, समझ में आ गए होंगे आपको। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं। बहुत शुक्रिया।